हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। कृपा, हम गेट इक्विप टू जेई मेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गेट इक्विप टू जेई मेन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। वी आर डिस्कसिंग विंडो टू जेई मेन नाउ। तुमने अटेंड नहीं किया था? हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग देख लो ना कृपा। अटेंड नहीं किया था तो रिकॉर्डिंग देख लो। ओके, रिकॉर्डिंग देखा फिर भी डाउट है? ठीक है, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बोल रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? तो उसमें 13 में ये बोला है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, मीन्स कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट से हमें वही लाइन बतानी है जो पास्टियन सीरीज में आती है। तो पास्टियन सीरीज मतलब लोअर ऑर्बिट क्या होता है? पास्टियन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या है? 3 है। तो 3 में कहां कहां से लाइन आ सकते हैं? एक तो आ सकती है 5 से, और एक आ सकती है 4 से। तो दो ही लाइन आई ना। स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्मूले से अब देखो, वहां पर क्या पास्टियन सीरीज में नहीं है ना, उसमें एक और लाइन आ रही है किरवा। अगर तुम स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लगाते हो, उसमें 3 लाइन है, तो उसमें एक और लाइन आएगी। और वो लाइन कौन सी होगी? वो लाइन होगी 5 to 4 वाली भी, ये भी इंक्लूड होगी। बट 5 to 4 वाली हमें नहीं चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें कौन सी वाली लाइन चाहिए? हमें पास्टियन सीरीज की चाहिए, 5 to 4 पास्टियन सीरीज की नहीं है। ओके, सो हमें बस पास्टियन सीरीज का रिक्वायर्ड है, बाकी नहीं रिक्वायर्ड। ओके, सो अभी गेट इक्विप टू जेई मेन पर चलते हैं। एंड गेट इक्विप टू जेई मेन में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है? सॉरी, गेट इक्विप नहीं, विंडो टू जेई मेन कहां तक डिस्कस हो चुका है? 18 डिस्कस हो चुका है ना? 17 तक डिस्कस हुआ है शायद। 17 तक डिस्कस हुआ है ना? यस, 18 से स्टार्ट करेंगे। तो 18 में क्या है? अनसर्टेनिटी in the position of an electron moving with a velocity this much, accurate up to this much percent। तो देखो, हमें यहां पर डेल्टा वी जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया है डेल्टा वी? तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से दिया है, तो हम वहां से निकाल सकते हैं डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना परसेंट है भाई? 0.001/100 इंटू 300। वेलोसिटी उसका 300 मीटर पर सेकेंड है, बट वो एक्यूरेट अप टू क्या है? 0.001%। तो ये हमें अनसर्टेनिटी या डेल्टा वी मिल गया। तो कितना आया ये? दिस इज 0.003 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा।
वी हैव टू डिटरमाइन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स इज एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी. नाउ व्हाट इज एच, एच इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 divided by 4 into pi is 3.14. Mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 and velocity आ गया 0.003. So डेल्टा एक्स क्या आएगा, ये हमारे पास कितना होगा, पावर की अगर हम बात करें तो नीचे अगर हम इसको लें लाइक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं वैसे चाहे तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, देन ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स एंड तो 1/18 एंड अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पर 1/18 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34. यस, अप्रोक्सीमेटली ये अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा. ठीक है, दैट इज नथिंग बट तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है अब देख सकते हैं यहां से सी हो गया 1.92 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया ऑलमोस्ट. तो 1.92 इंटू 10⁻⁻2 मीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. 19 में क्या है, which of the following set of quantum number is correct for an electron in 4f orbital. तो देखो 4f के लिए n तो हो गया 4, इसके अलावा f के लिए l क्या होता है, f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है. m जो है वो -3 से +3 तक जाएगा. ठीक है, -3 से +3 के बीच में कुछ भी हो सकता है. और s जो है वो -½ और +½ हो सकता है. तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3. सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना. ओके, सो 19th में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. In which of the following orbitals diagram are both Pauli's exclusion principle and Hund's rule are violated. Pauli's exclusion principle क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा. तो देखो डी ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया. इसमें करेक्ट क्या होगा, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना. तो पहले हमारे पास कैसे आएगा, एक साइड वाला आएगा. मतलब ये देखो यहाँ पर क्या, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया. ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन में स्पिन हो ही नहीं सकता है. तो पहले एक साइड वाला डाल दो. ठीक है, अपन को 4 ऑर्बिटल उन्होंने दिखाए, तो 4 ऑर्बिटल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, फिर इसके बाद में 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा. तो ये करेक्ट है. पहले हर बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो देखो ये बॉक्स खाली है और ये बॉक्स खाली होने से पहले ही ये वाले ऑर्बिटल्स फिल हो गए, तो ऑब्वियसली हंट्स रूल वायलेट हो रहा है. इसके अलावा फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों का स्पिन सेम है, लेकिन पॉलीज रूल के हिसाब से क्या है, स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए. ओके, तो ये ऑर्बिटल खाली था, ये था, तो ये वायलेट कर रहा है. ठीक है, ये किसको वायलेट कर रहा है, ये हंट्स रूल को वायलेट कर रहा है. और ये किसको वायलेट कर रहा है,
पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्लियर है सभी को? तो हमारे पास करेक्ट वाला नीचे वाला रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। Imagine an atom made up of an proton and a hypothetical particle of double the mass of electron, but having the same charge as electron। तो हमारे पास कोई मतलब एक एटम है, अभी हम जो एटम मानते हैं उसमें क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, हम जो मान के चलते हैं अभी तक, है ना। हमने जो एटम लिया उसमें क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, लेकिन अब वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल की बात कर रहा है जिसमें प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या है, कोई दूसरा पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास क्या है, डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड कंसीडर ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमारे पास जो पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, वैसे ही ये पार्टिकल भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, अब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी एमिट करेगा या फोटोन एमिट करेगा। तो यहां पर भी ऐसा होगा। वो क्या बोल रहा है, किस में आ रहा है, जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। जंप करके किस में आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ फोटोन क्या होगा, मतलब हमें उस फोटोन का वेवलेंथ निकालना जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो। ओके, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके आएगा सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में जंप करके आएगा तो 3 से 2 वाले की मिनिमम एनर्जी होगी। 3 से 2 वाले की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम एनर्जी एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो वो पार्टिकल हमारे पास इस टाइप से जंप करके आ रहा है, मतलब एंड में उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना है, या हम बोल सकते हैं सेकंड ऑर्बिट में आना है। तो सेकंड ऑर्बिट में आना हायर ऑर्बिट से, तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, जब 3 से 2 में जंप करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ऑब्वियसली 4 से 2 वाले की एनर्जी ज्यादा है, 5 से 2 वाले की एनर्जी और ज्यादा है ना। तो इस टाइप से सबसे कम एनर्जी आएगी 3 से 2 वाले की। तो 3 से 2 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है, सॉरी सबसे कम है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब लेकिन देखो, हम जो फॉर्मूला लगाते थे वो क्या होता था, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता था ना। लेकिन ये किसके लिए था, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला कब लगाते थे, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था। ओके, तो फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन था ये। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई दूसरा पार्टिकल जंप कर रहा है। अब देखो यहां पर r जो है ना, r एक्चुअली रिडबर्ग कांस्टेंट है, और उसमें मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तब जाके वो आता है। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसमें मास की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते तब आता है। याद है, हमने डेरिवेशन करवाया था, अगर याद हो तो, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू hc/λ। याद है, फिर बाद में 1/λ क्या हो गया था, 1/λ इज इक्वल टू En2 माइनस En1 अपॉन hc। और En2 माइनस En1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस 13.6 वगैरह, तो उसमें उस 13.6 में ऑलरेडी मास इंक्लूड होता है। उस 13.6 में क्या होता है, मास इंक्लूड होता है। तो अगर मैं यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट का डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, या बताऊं कि वो मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है, आर जो होता है अपने पास, उसमें मास ऑलरेडी रहता है। और मास कितना रहता है, तो देखो मास मतलब डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा वो देखो। तो मास ऐसे कुछ आता है, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट में मास जो है इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो अब देखो
यहां से हम बात कर सकते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम अगर देखेंगे तो ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रॉन जब ले रहे हैं तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले रहे थे, आर ही लेते थे, है ना। लेकिन अभी हमारे पास नया रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा भाई, नया रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा, देखो मास हमने क्या ले लिया, डबल ले लिया ना। अभी हम जो पार्टिकल ले रहे हैं वो पार्टिकल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ना होके कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। तो आर न्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला आर। क्लियर है कि नहीं है, नया वाला रिडबर्ग कांस्टेंट एक तरह से क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ आर हो गया। ओके, सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर की जगह अभी क्या लिखेंगे हम, 2r लिखेंगे। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो क्या है ये देखो, दिस इज 2r इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, दैट इज नथिंग बट 2r इंटू 5 बाय 36। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी यहां से, लैम्बडा क्या आएगा, लैम्बडा आ जाएगा 18 अपॉन 5r। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर होता, इलेक्ट्रॉन अगर होता तो ये 2r की जगह क्या आता, r आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है, कोई और पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का मास क्या है, डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस पार्टिकल का मास क्या है, डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जैसा बताए हैं कि यार रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसमें ऑलरेडी मास रहता है इंक्लूड, मतलब ये जो है m है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई दूसरा पार्टिकल लेंगे तो उसका मास हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि यार क्वेश्चन में कि यार मास ऑफ पार्टिकल जो है डबल द मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये मास डबल है तो ऑब्वियसली रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, डबल आएगी। तो नया वाला जो रिडबर्ग कांस्टेंट है पुराने वाले रिडबर्ग कांस्टेंट का 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो ये आर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2r सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाकी वैसा ही है, 3 से 2 वाले का हमें लैम्बडा निकालना है। ओके, so this was question number 21. Now question number 22. तो हमें यहां पर which of the following set of quantum number represents the highest energy of an atom। तो देखो हाईएस्ट एनर्जी के लिए क्या करेंगे, n प्लस एल निकालेंगे, ठीक है। तो n प्लस एल जो है अपने पास क्या होगा, तो ए ऑप्शन में n प्लस एल क्या है भाई, 3 प्लस 0 दैट इज 3। बी में n प्लस एल क्या है, 3 प्लस 1 दैट इज 4। सी में क्या है, 3 प्लस 2 दैट इज 5। एंड डी में क्या है, 4 प्लस 0 दैट इज 4। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे कम एनर्जी होगी ए की। अब देखो उसके बाद बी और सी दोनों का n प्लस एल सेम है, तो जब n प्लस एल सेम होता है तो एनर्जी किसकी कम होती है बताओ, जिसका n कम है। ओके, सो ऑब्वियसली n किसका कम है, बी वाले का। तो a इज ग्रेटर देन b, देन b इज ग्रेटर देन d एंड d इज ग्रेटर देन, सॉरी d इज लेस देन c, ठीक है। तो a इज लेस देन c, सॉरी a इज लेस देन b, b इज लेस देन d एंड d इज लेस देन c। तो मैक्सिमम एनर्जी किसका हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गया सी वाले ऑप्शन का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23। The ionization enthalpy of hydrogen atom is this much joule per mole. The energy required to excite the atom from first orbit to second orbit। तो देखो अगर याद हो तो एनर्जी मैंने क्या बताया था, इट इज माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बाय एन स्क्वायर, याद है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा माइनस ऑफ 1.312 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1।
एंड E2 क्या हो जाएगा, -1.312 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज -1.312 इंटू 10⁶ इंटू 4, मतलब डिवाइड बाय 4। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस। तो डेल्टा ई क्या होगा, इट इज E2 माइनस E1, हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी। तो कितना आएगा ये डिवाइड बाय 4 करके कितना हो रहा है, इट इज 0.328 इंटू 10⁶। ओके, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 0.328 तो आ रहा है 0.984, डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 0.984 इंटू 10⁶। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ए ऑप्शन। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। वहां पर 10⁵ है, यहाँ पर 10⁶ है। ये जो वैल्यू थी ये थी 0.328 इंटू 10⁶ थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिफरेंस जब यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.984 इंटू 10⁶ या 9.84 इंटू 10⁵। तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो इतना एनर्जी लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, in an atom an electron is moving with velocity of 600 meter per second with an accuracy of this much %। तो देखो हमें यहाँ पर डेल्टा वी पता है लास्ट टाइम की तरह, जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। तो डेल्टा वी कितना है, 0.005% है। तो 0.005 बाय 100 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है, 600। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। ओके, सो 0.03 मीटर पर सेकेंड इज डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स निकालना है यहाँ पर भी। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स, so it is 6.62 into 10⁻⁻34, this is h upon 4 into pi is 3.14 into mass of electron and into ये आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट टाइम जो आंसर आया वही ऑलमोस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ये आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻3। लास्ट टाइम 10⁻⁻2 आया था पावर में, अभी 10⁻⁻3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पहले 0.003 था, याद है, इसी में डिफरेंस आया बस, बाकी सेम है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद 25, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में वेवलेंथ निकालनी है एसोसिएटेड विद फोटोन मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी। तो देखो सॉरी प्रोटॉन फोटोन का नहीं, प्रोटॉन का निकालना है। तो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया, मास भी हमें पता होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv है ना, है कि नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv है। तो h कितना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास कितना होता है, इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड वेलोसिटी कितना क्या दिया हमें, इट इज 10⁻3। तो कितना आ जाएगा ये, लैम्डा हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻ कितना हुआ ये, -10 मीटर या 0.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो नैनोमीटर में कितना हो गया, 0.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन किया हमने यहाँ पर, तो 0.4 नैनोमीटर के अराउंड आ जाएगा।
यस, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Okay, so this was question number 25. Then question number 26. The energy required to break 1 mole of Cl bond in Cl2 is this much. The longest wavelength of light capable of breaking a single Cl bond. तो देखो जो हमें एनर्जी दिया है वो पर मोल दिया है। 1 मोल का मतलब पता है ना, मैंने बताया पहले भी। 1 मोल मतलब क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो इतना एनर्जी लग रहा है, मतलब जो हमें एनर्जी दिया है वो 1 मोल का दिया, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 6.02 इंटू 10⁻23 Cl2 मॉलिक्यूल्स कितना है? 242 किलोजूल। ये हम बोल सकते हैं 242 इंटू 10⁻3 जूल। तो इतने मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। इतने मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 Cl2 मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल के लिए इतना एनर्जी लग रहा है, तो 1 के लिए कितना लगेगा निकाल सकते हैं। 242 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इतना एनर्जी लगेगा एक मॉलिक्यूल के लिए। अब ये हमें एक मॉलिक्यूल का एनर्जी पता चल गया, तो उस मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आएगा? ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आएगा? फोटोन वगैरह से आएगा या लाइट से आएगा, ठीक है। तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो हम फोटोन देंगे उसका वेवलेंथ निकालना है। तो यार फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? एनर्जी तो तुम्हें पता चल गई, दिस इज एनर्जी। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू, याद है क्या होना चाहिए? एक फॉर्मूला हमने बताया था, 2 इंटू 10⁻⁻25 बाई लैम्बडा इन मीटर, याद आया? एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्बडा, दिस इज एच सी का वैल्यू। ओके, तो एच सी बाई लैम्बडा ही है ये। तो यहां से लैम्बडा क्या आ जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 242 इंटू 10⁻3। तो क्या आएगा आंसर? देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये ऊपर 10⁻⁻2 बचा, नीचे से 3 गया तो 10⁻⁻5 हो गया। तो इट इज 12 डिवाइड बाय 242 इंटू 10⁻⁻5। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। तो कौन सा हुआ? देखो हमें किस में निकालना है? नैनोमीटर में निकालना है। तो नैनोमीटर में क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 500। तो 494 नैनोमीटर इज करेक्ट आंसर। ओके, सो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये होगा 4.94 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो नैनोमीटर में हो जाएगा 494। नैनोमीटर में कितना आएगा? 494 आ जाएगा। ओके, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 494, एक मिनट, -7 है, नॉट 5, इट इज -7। तो नैनोमीटर के लिए क्या करोगे? नैनोमीटर के लिए इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, दैट इज नथिंग बट 494 नैनोमीटर। क्लियर है सबको? ठीक है।
तो हमने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल CL बॉन्ड। सिंगल CL बॉन्ड किस में होगा, एक ही मॉलिक्यूल में होगा ना। Now next question. Ionization energy of helium positive is this. The energy of first stationary state of Li2 positive. तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव हमें दिया है, ओके। सो याद है हमने क्या बताया था तुम्हें, हमने बताया था एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बाय n स्क्वायर, ओके। तो एनर्जी जो है हीलियम पॉजिटिव का क्या आ गया, एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव क्या हो गया, -19.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट का ही निकालना है, दिया नहीं है तो ये हमारे पास हीलियम पॉजिटिव का एनर्जी हो गया, कितना आया, -19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ओके। नाउ अब हमें निकालना है एनर्जी ऑफ Li2 पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखो दिस डिवाइड बाय दिस अगर हम करेंगे तो याद है क्या आता था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर वाला पार्ट था ना। तो जेड ऑफ हीलियम पॉजिटिव स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, n ऑफ हीलियम पॉजिटिव स्क्वायर, एंड जेड ऑफ Li2 पॉजिटिव स्क्वायर डिवाइड बाय n ऑफ Li2 पॉजिटिव स्क्वायर। तो देखो n तो दोनों केसेज में 1 ही ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज n दोनों केस में क्या है, 1 है। तो हमारे पास z आएगा मेनली, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है ये, जेड ऑफ हीलियम पॉजिटिव कितना होता है 2, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज 3, तो उसका स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, दिस इज 4/9, ओके। सो एनर्जी ऑफ Li2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इट इज 9/4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव। तो 9/4 इंटू एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव क्या है, -19.6 इंटू 10⁻⁻18। सो कितना आएगा ये, 9/4 इज 2.25 टाइम्स ना, तो 19.6 का 2.25 टाइम्स, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा मोस्टली। कौन सा होगा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, 10⁻⁻, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ना, -4.41 इंटू 10⁻⁻17, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। Okay, so this was question number 27. Now next question. The outer electronic configuration of GD, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 64 है, यस मृदुल, वैसे भी कर सकते हो, रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी से एनर्जी निकाल सकते हो, रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा, फिर उससे एनर्जी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ तो अच्छा, हमें जीडी का बताना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 64 है। तो देखो इससे पहले जो नोबेल गैस है उसका एटॉमिक नंबर होता है 54, ठीक है। तो 54 के बाद में हमारे पास कितने आएंगे, 54 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, ओके। तो ये हमारे पास 54 जो है ये आता है
मतलब इसके लिए n जो है 54 वाले के जो लिए जो n होता है ये होता है 5, तो 5 वाला पूरा फिल हो चुका है। अब स्टार्ट होगा 6 से। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे आएंगे, तो पहले 6s फिल होगा जब n+l रूल से हम देखेंगे, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होना चाहिए 6s2 4f में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 6s2 4f8, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। लेकिन देखो याद है, अगर f जो है हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, f और d याद है, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो f8 और 5d 0 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन f8 से इसमें चला जाता है क्योंकि f का 7 जो है ज्यादा स्टेबल होगा, तो 6s2 4f7 एंड 5d1, ये जो है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। ओके, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से 4f7 रहेगा, ना कि 4f8। हमने बताया था कि d एंड f जो है अगर हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो तो ज्यादा स्टेबल होता है, याद आया? ठीक है, तो वही यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा। नाउ 28 के बाद नेक्स्ट इज 29। तो ये गैस एब्जॉर्ब्स 359 नैनोमीटर एंड एमिट्स टू वेवलेंथ, वन ऑफ देम इज 680 नैनोमीटर। तो दूसरा क्या होगा, तो देखो हमारे पास ये लैम्बडा है मान लो, और बाहर जब दो हमारे पास फोटोन निकले, एक λ1 और एक λ2 वाला, तो जो एनर्जी है मान लो इसका E1 है, इसका E2 है, इसका सॉरी इस वाले का E1 है और इस वाले का E2 है, तो जितना एनर्जी हम देंगे उतना ये बाद में एमिट होगा। तो hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाय λ1 प्लस hc बाय λ2। तो hc से hc कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2। तो यहां से हमें देखो लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है, इट इज 355 नैनोमीटर। λ1 कितना है, λ1 है 680 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमें λ2 निकालना है, तो 1 बाय λ2 इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय λ1, दैट इज λ1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू λ1। सो λ2 जो है ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू λ1 अपॉन λ1 माइनस लैम्बडा। तो क्या आएगा, दिस इज 355 इंटू 680 डिवाइड बाय 680 माइनस 355, तो कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 742 पॉइंट समथिंग, मतलब 743 हो गया। ओके, सो λ2 की वैल्यू आ रही है 743 नैनोमीटर। So this was question number 29. Then question number 30. 30 में द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l। तो हमारे पास वही है कि यहाँ पर एनर्जी हमें देखना है। तो देखो ए वाले का एनर्जी क्या है, तो n प्लस एल क्या है, 4 प्लस 1 दैट इज 5। बी वाले का कितना है, 4 प्लस 0 दैट इज 4। सी वाले का कितना है, 3 प्लस 2 दैट इज 5। डी वाले का कितना है, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो एनर्जी सबसे कम किसका होगा, जिसका एन सबसे कम है, सॉरी जिसका एन प्लस एल सबसे कम है। तो एन प्लस एल ऑब्वियसली बी और डी का सबसे कम है, तो उसमें हम देख सकते हैं डी का एन कम है तो उसका एनर्जी कम होगा, तो डी देन बी। उसके बाद ए एंड सी में क्या है, सी का एन कम है एंड देन सबसे ज्यादा हो गया ए। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा हुआ, ए बी ऑप्शन हो गया ना, यस बी।
Then 31, the de Broglie wavelength of a car of mass 100 kg and its velocity this much kilometer per hour is. तो देखो de Broglie wavelength मतलब लैम्बडा, h क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास कितना है केजी में 1000 एंड वेलोसिटी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड। तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, सो डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ गया, दिस इज 6.62 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -38 मीटर हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31। देन क्वेश्चन नंबर 32, n इज इक्वल टू 5 है और ml मतलब m स्मॉल m, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 5 है और m जो है वो +1 है, तो फिफ्थ ऑर्बिट हो गया ये। अब फिफ्थ ऑर्बिट में m जो है +1 किस किस का हो सकता है यार, m जो है +1 हो सकता है p में आ सकता है, ठीक है, d में भी आ सकता है और f में भी आ सकता, फिफ्थ ऑर्बिट है ना, तो फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा d f और f के बाद g, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे पास, ये 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे हमें। ओके, p का एक ऑर्बिटल मिलेगा, d का एक ऑर्बिटल मिलेगा, f का एक मिलेगा, g का एक मिलेगा, तो 4 ऑर्बिटल आ गए। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द स्पिन क्वांटम नंबर एज गिवन इन that can have the quantum numbers as given here। तो देखो n is equal to 5 and ml मतलब स्मॉल m is equal to +1, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, और हर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर नहीं दिया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हर ऑर्बिटल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो क्वांटम नंबर दिया इसके हिसाब से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। m इज इक्वल टू +1 जो है p का कोई एक ऑर्बिटल हो जाएगा, ऐसे m इज इक्वल टू +1 जो है d के किसी एक ऑर्बिटल का होगा, ऐसे f के किसी एक ऑर्बिटल का होगा, g के किसी एक ऑर्बिटल का होगा। ये 4 सबसेल जो हैं इनमें एक कोई ऑर्बिटल, हर सबसेल में एक ऑर्बिटल जो है उसका m क्या होगा +1 होगा। तो हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल आ गए, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा हमें कोई एक सेट दे दिया पूरा ही पूरा, तो यार याद है ना, ईच सेट ऑफ n l m एंड s रिप्रेजेंट्स यूनिक इलेक्ट्रॉन, याद आया। अगर पूरा ही पूरा में n l m और s का सेट दे दिया तो यूनिक इलेक्ट्रॉन बताता है, मतलब यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन बामर सीरीज। तो वेव नंबर मतलब न्यू बार, तो इट इज आर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, तो 2² - 3², ठीक है। फर्स्ट लाइन कहां से आएगा, 3 से 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा ये r इंटू 1/4 - 1/9, दैट इज 5r/36। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इन एन एटम हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल हैव द क्वांटम नंबर n l और m। देखो हमें यहां पर क्या किसका सेट दिया है, n l और m का, याद है n l और m का कोई सेट जो है वो यूनिक ऑर्बिटल बताता है, याद है कि नहीं आया, n l और m का कोई सेट जो है यूनिक ऑर्बिटल बताता है, तो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये थर्ड ऑर्बिट का डी सबसेल का कोई एक ऑर्बिटल है। ओके,
n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, फिर उसके बाद l इज इक्वल टू 2 मतलब d सबसेल, तो 3d सबसेल है और उसका कोई एक m दिया, मतलब एक ऑर्बिटल दिया है, तो यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है। देन इसके अलावा 35 में एनर्जी दिया है हमें, एनर्जी का फॉर्मूला दिया है। नाउ वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो हमें यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिट का पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा कितना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, -2.178 इंटू 10⁻⁻18। हाइड्रोजन है तो Z1 होगा और N भी 1 होगा, तो 1² तो कितना आ गया ये आ गया। एंड इसी टाइप से सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1²/2², दैट इज डिवाइड बाई 4 हो गया। तो डिवाइड बाई 4 करके कितना आएगा ये 0.5445 ऐसा कुछ आएगा आई थिंक। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आया, तो E2 माइनस E1 जब हम करेंगे तो ये आएगा 1.6335 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, Hc बाई लैम्बडा। हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻25 बाई लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाई 1.6335 इंटू 10⁻⁻18, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग ना। ओके तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कौन सा मैच कर रहा है, यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है। 1.214 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। yes Mirdul, you can use 1 by lambda formula also, 1 by lambda equal to r वाला। बट देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी हमें एनर्जी दिया हुआ है। ओके सो हमें वो यूज करना चाहिए, उस एनर्जी का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यार इस एनर्जी का यूज करके वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, मतलब आर से जो आएगा वो और ये सेम आएगा ही नहीं आएगा। सो इसके हिसाब से करो। ओके अगर हमें कुछ नहीं दिया देन ऑब्वियसली वो 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वाला लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एनर्जी दिया है तो वो वाला यूज करना पड़ेगा। ओके अदरवाइज हम करने को तो वो भी कर सकते हैं, दूसरा वाला एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला याद है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्बडा। तो लगाने को तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट जो दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। The energy of electron in first Bohr orbit of hydrogen is -13.6. The energy value of electron in excited state of Li2 positive. तो देखो एनर्जी ऑफ Li2 पॉजिटिव क्या होगा यार, इट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है, -13.6, जेड की वैल्यू हो गई 3, तो 3² अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज -13.6 इंटू 9 बाय एन स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, तो यार है 122.4 बाय एन स्क्वायर। अब देखो
हमें यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट। ओके, हो सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही हो, या हो सकता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही हो, किसकी हो रही है नहीं बताया उसने। अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एनर्जी क्या हो, ऑब्वियसली एन तो 1 है ही नहीं क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है वो। तो अगर एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, -122.4 डिवाइड बाय 4, तो वो कितना आ जाएगा, ये आएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यस दिस वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू हमें दी हुई है। ओके, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते तो आंसर आएगा। तो बेसिकली वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है। ओके, उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है। अगर n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर मैच नहीं करता तो क्या करते, n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते। अगर n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने पर भी आंसर नहीं आता तो n इज इक्वल टू 4 करते, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, उन्होंने जस्ट एक्साइटेड स्टेट लिख दिया है। ओके, नाउ (37) if lambda naught and lambda be the threshold wavelength and wavelength of incident light, the velocity of photoelectron। तो देखो एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी गिवन इज एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, इसके अलावा वर्क फंक्शन जो है वो क्या है, इट इज एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्बडा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा दिया है तो क्या लिखेंगे, एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। अब निकालना हमें क्या है, वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसका वेलोसिटी अगर v है तो हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। तो यहां से वी स्क्वायर क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2hc बाय एम इंटू 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। तो यहां से v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा इसका रूट, सो 2hc बाय एम। इसके अलावा हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो इट इज लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। ओके, सो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैच कर रहा है ना, यस सी ऑप्शन है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इफ एम एंड ई द मास एंड चार्ज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन in the orbit of radius r of hydrogen atom, the total energy of revolving electron will be। टोटल एनर्जी, तो याद है टोटल एनर्जी क्या होता था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, माइनस के इंटू जेड ई इंटू ई बाय, यही था ना, आर। नाउ एम वी स्क्वायर जो इसको हम क्या लिख देते थे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिख देते थे। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो है ये क्या आ गया, इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, अब देखो हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z1 हो गया। इसके अलावा K जो है ये 1 होता है इन CGS यूनिट। ठीक है, K की वैल्यू 1 किस में होती है, इन CGS यूनिट। तो देखो टोटल एनर्जी क्या हो गया, इट इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39।
The de Broglie wavelength of a particle of mass 6.63 gram moving with a velocity 100 meter per second is. लिख लिया? या सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालना है. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv. h इज 6.62 या 6.63 ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें 6.63 दिया है. तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34. मास कितना है? 6.63 ग्राम है. केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वेलोसिटी क्या है? 100 मीटर पर सेकंड. तो देखो क्या आया, 6.63 से 6.63 कैंसिल आउट, नीचे 10⁻⁻1 बचा, तो ये आएगा 10⁻33. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40. Ionization energy of gaseous Na atom is this much. The lowest possible frequency of light that can ionize sodium atom. तो देखो वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया. हमारे पास ये जो आयनेशन एनर्जी दिया है, ये एनर्जी जो दिया है, इट इज गिवन पर मोल, किलोजूल पर मोल, है ना. मतलब 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड है. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 Na एटम, 1 सोडियम एटम, कितना होगा? तो 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, तो 495.5 इंटू 10⁻3 ये जूल में हो जाएगा, जूल पर मोल. तो पहले तो जूल में कन्वर्ट कर लिया उसको, एंड वो 1 मोल का है, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 के लिए उतना है. तो एक एटम के लिए क्या होगा? डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये एनर्जी आ गया जूल पर एटम. ओके, एक एटम का एनर्जी आ गया. नाउ इट शुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ लाइट, क्योंकि वो कहां से आएगी ये एनर्जी? ये लाइट से आएगी. बट अभी देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन ऐसा जो था उसमें हमने वेवलेंथ निकाला था, यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालना है. ओके, सो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू एच न्यू. तो न्यू क्या आएगा? E डिवाइड बाय एच. तो E की वैल्यू क्या है? 495.5 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23. इसके अलावा 6.62 एच भी डिवाइड करना है ना, तो 6.62 इंटू 10⁻34. तो क्या आ जाएगा? देखो करेक्ट ऑप्शन. तो ये हमारे पास आएगा 12.43 इंटू पावर में देखो कितना हो जाएगा, नीचे बचा -11, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻14. ओके, सो 12.43 इंटू 10⁻14. यस, सो डी ऑप्शन करेक्ट है ना. ओके, 1.24 इंटू 10⁻15. ओके, सो डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41. तो रुबिडियम जिसका जेड क्या है? 37 है, उसका हमें निकालना है. तो देखो इससे पहले जो नोबेल गैस है वो है क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 36. ओके, और यहां पर जो एन फिल होता है वो कौन सा होता है? एन यहां पर 4 होता है. ओके, तो अब फोर्थ वाला पूरा फिल हो गया, अभी 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन. ओके, सो 5s में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमारे पास जो रुबिडियम है Rb, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्रिप्टॉन देन 5s0, सॉरी 5s1, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा? 5s में जाएगा. तो अब इसका n क्या है? n इसका 5 है. l की वैल्यू क्या है यार? s के लिए l की वैल्यू 0 होती है.
m की वैल्यू भी 0 होगी, और s स्मॉल s क्या है, इट कैन बी -12 और +12, कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? करेक्ट ऑप्शन हो गया अपने पास डी। डी जो है वो करेक्ट है। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? तो देखो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर देखना है। तो अगर n की वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, ये -13.6 अपॉन 4, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो यस, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो एनर्जी हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन के लिए -13.6 बाय एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर ये -3.4 आ गया, जो कि सी ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, तो इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 6, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। देखो एक्चुअल में यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, मतलब हमारे पास जब हम बात करेंगे 6s, 6s, देन 6s, 6p, 5d एंड 4f, इन सभी का n+l अगर हम देखेंगे तो इसका 6 + 0 6 हुआ, देन 6 + 1 7 हुआ, देन 5 + 2 7 हुआ, देन 4 + 3 7 हुआ। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो सबसे कम किसका होगा, 6s का, फिर उससे ज्यादा होगा 4f का, फिर उससे ज्यादा 5d का, एंड सबसे ज्यादा 6p का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होने चाहिए, मतलब पहले s में जाना चाहिए, फिर उसके बाद n-2f, मतलब 4f की बात हो रही है, इसमें जाना चाहिए, फिर 5d में जाना चाहिए, फिर इसमें जाना चाहिए। बट फिलिंग जो होता है एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन फिलिंग इन 6th पीरियड या 6th, कुछ ऐसा होता है 6s के बाद 5d का एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एंड देन 4f में जाएगा, फिर उसके बाद 6p में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल वाला फिलिंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी वाला करेक्ट हुआ। एक्सपेक्टेड कौन सा था, एक्सपेक्टेड था ये वाला। ठीक है, ये वाला एक्सपेक्टेड था, ऐसे होना चाहिए था n+l के हिसाब से, बट यहां पर एक्सेप्शन आता है, फिलिंग ऐसे होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 44, a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference of v। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चार्ज और मास भी दिया इलेक्ट्रॉन का, देन द वैल्यू ऑफ h बाय लैम्बडा। तो देखो याद है हमने बताया था लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p को हम क्या लिख देते थे, याद आया, p को हम लिख देते √2m k, एंड k को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है k है, उसको क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी, यहाँ पर q की जगह है इलेक्ट्रॉन, तो e इंटू वी। तो लैम्बडा क्या हो गया, h अपॉन √2m ev। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर देन द वैल्यू ऑफ h बाई लैम्बडा। h बाई लैम्बडा क्या होगा, यहाँ से h बाई लैम्बडा क्या हो जाएगा, √2m ev। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा h बाई लैम्बडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, याद है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट कितना होता था, याद आया,
n स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर क्या हो गया 25। ओके, सो ये हमने विंडो टू जेई मेन जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो फुल मॉड्यूल हमने डिस्कस कर लिया है। टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हो गई होगी अच्छे से, हो गई क्या सबकी? वेरी गुड, ठीक है। कल हमारा डाउट लेक्चर है, तो हम उसमें कोई भी तुम्हें किसी भी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो या कुछ क्वेश्चन वगैरह में डाउट हो, कहीं पे कुछ डाउट हो, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, बुकलेट हमने डिस्कस कर लिया है, तो लेक्चर एंड करते हैं।